हेलो एवरीवन, अंजू मनु सोशोलॉजी यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पूरे तन और मन धन से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आने वाले हैं एग्ज़ाम। जैसे कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का भी जो नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, और जो अब 2022 का, दोनों ही जून में होने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग तैयारी में लग गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत सामाजिक विचारक हैं, जिनका नाम हम सभी ने सुना होगा, पूरा वर्ल्ड जानता है इनके बारे में, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। ये एक समाजवादी विचारक हैं, या हम कहें एक बहुत बड़े महान समाजशास्त्री हैं, कार्ल मार्क्स। आज हम उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने पढ़ने के बाद जो उनके मेन एग्जैक्ट जो फैक्ट हैं उनको निकाल लिया है। आप देखेंगे तो थोड़े से ही शब्दों में बहुत कुछ समझ जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये अगर आप डिटेल में जितना यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इतना अगर आप पढ़ेंगे, इसको निकाल पाएंगे, तो कम से कम 5-6 घंटे की स्टडी के बाद ही इस निचोड़ को, इस कंक्लूजन को आप निकाल पाएंगे, जो हम अभी शायद आधे घंटे में कवर कर लेंगे। चलो देखते हैं, तो आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कार्ल मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये कहाँ के रहने वाले हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ है। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ है, 5 मई 1818, जो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिविज नगर में हुआ था। जो ये कार्ल मार्क्स हैं, ये साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं एक मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। साम्यवादी या मार्क्सवादी दोनों ही चीज़ें सेम हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तब भी सही है। अगर ऑप्शन में है मार्क्सवादी, तब भी दोनों ही सही हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना है, जो कार्ल मार्क्स हैं ये किस पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्या है ना, किस चीज़ पर ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद तथा अधिकांश समाजवादी विचारधाराओं के सर्वमान्य जनक हैं। वैसे तो साम्यवाद की चर्चा बहुत प्राचीन है, और मार्क्स के पहले बहुत सारे जो है समाजशास्त्री हुए, जैसे प्लेटो, सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्लॉक, रॉबर्ट ओवेन आदि, जिनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन राइटरों से, जो ये समाजशास्त्री थे, इनसे कार्ल मार्क्स ने क्या सीखा है ना, क्या लिया है, क्या ग्रहण किया है, इन सब के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे चलकर। अब जो ये कार्ल मार्क्स हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ये ज़्यादा उस पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि जो ये वर्ग संघर्ष है ना, ये जो आर्थिक समाजवादी जो चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो क्या है, बरसों से चली आ रही है, नई व्यवस्था की योजना नहीं है कोई। परंतु इन समाजवादी विचारकों के विचार मुख्यतः राजनीतिक अथवा धार्मिक आधारों पर आधारित थी। जैसे प्लेटो हो गए, सेंट साइमन, फोरियर, इनका जो इनकी विचारधारा थी वो किस पर आधारित थी? राजनीतिक और धार्मिक आधार पर आधारित थी। लेकिन जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वो कहते हैं कि अगर बात आए कि सर्वप्रथम साम्यवाद को न केवल एक नवीन और मौलिक रूप प्रदान किया, बल्कि उसे एक सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया, तो वो किसका नाम आएगा? इसमें कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। वैसे तो पूरा संसार जो है श्रमिक और क्रांतिकारी आंदोलन मार्क्स के प्रभावशाली विचारों से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता
किसे कहा गया, तो वो किसे कहा गया, कार्ल मार्क्स को। इस दृष्टि से मार्क्स संसार के न केवल महान अपितु युग परिवर्तक विचारकों में से हैं। अब ये वर्ग और संघर्ष की जो बात करते हैं, ये क्या है कि पूरा का पूरा क्या है, ये मतलब कि आर्थिक स्थिति पर पूरा जोर डालते हैं, है ना। अब हम इसको चलो देखते हैं, आगे सारा समझ आएगा, धीरे धीरे करते जाएंगे, कवर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। घोषणा पत्र के अंत में कहा, कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो। ऐसा किसने कहा, ये कोटेशन के तौर पर पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा था कि 1848 का जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, तो ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स की एक फेमस और भी यहाँ पे जो ये परिभाषा है क्या है, क्रांति इतिहास का इंजन है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो क्रांति है वो क्या है, इतिहास का इंजन है। एक मिनट भाई, बढ़ नहीं रहा है आगे। अब यहाँ पे लिखा है कि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद पर बड़ा गंभीर विश्लेषण किया है। कार्ल मार्क्स ने, जहाँ जो सेंट साइमन फोरियरबाख थे वो राजनीतिक और धार्मिक इतिहास पर विशेष उन्होंने जोर दिया था, वहीं कार्ल मार्क्स क्या है, पूंजीवाद पर बड़ा गंभीर विश्लेषण किया है उन्होंने। अब कार्ल मार्क्स ने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ ग्रहण की है वो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जर्मन विद्वानों का प्रभाव। कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने युवा हीगलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विचार लिया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो द्वंद्वात्मक पद्धति को कहाँ से अपनाया था, तो वो हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया था। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि भौतिकवाद को उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया था या अपनाया था, तो फायरबाख से उन्होंने भौतिकवाद को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन। कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि से श्रम के मूल्य सिद्धांत को अपनाया। इसी श्रम मूल्य के सिद्धांत पर उन्होंने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अधिशेष मूल्य का यहाँ आप समझ सकते हैं उसके नियर बाई लाइक प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए हैं कि अगर पूछे द्वंद्वात्मक पद्धति को कार्ल मार्क्स ने कहाँ से ग्रहण किया है, तो हीगल से किया है। भौतिकवाद को कहाँ से ग्रहण किया है, तो फायरबाख से किया है। और मूल सिद्धांत को कहाँ से उन्होंने अपनाया है या ग्रहण किया है, तो वो कहाँ से, स्मिथ और रिकार्डो से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। साम्यवाद पर काम करने वाले जैसे सबका नाम आता है, फायरबाख का नाम आता है, सेंट साइमन का नाम भी आता है, रॉबर्ट ओवेन का नाम भी आता है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप किसने प्रदान किया, तो किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्ल मार्क्स ने 2 प्रमुख वर्ग की पहचान की है। किसकी, 2 प्रमुख वर्गों की पहचान की है। वो कौन कौन से हैं, उत्पादक या उद्योगपति, परोपजीवी या अधिकारी वर्ग। देखो इनमें से कोई सा भी नाम आपको दे सकता है, या तो उत्पादक और उद्योगपति मिलेगा देखने को, या परोपजीवी या अधिकारी वर्ग। तीसरा क्रांतिकारी या सुधारात्मक, ये तीनों में से कोई भी। ये तीनों चीज़ सेम है, बस नाम में इनकी थोड़े अलग अलग चेंजिंग है, लेकिन जो इनका जो अर्थ है वो सेम है। गतिविधि तब तक व्यर्थ होगी जब तक कोई राजनीतिक परिवर्तन न लाए। तो 2 वर्गों की पहचान की है, उत्पादक और उद्योगपति। उत्पादक
और उद्योगपति। उत्पादक से आप समझ सकते हैं जो मजदूर वर्ग की बात करते हैं, कृषक वर्ग की बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं। उद्योगपति जो है भूस्वामी जो हैं, है ना, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो, उनको कहा है उद्योगपति। वैसे परोपजीवी किनको संबोधित किया है? परोपजीवी के नाम से कृषक, जो दास हैं, जो सर्वहारा हैं। अधिकारी वर्ग वही जो उन पर शासन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं मजदूरों का। जो भूस्वामी हैं वो, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं वो। ऐसे क्रांतिकारी और सुधारात्मक। क्रांतिकारी का नाम उन्हीं को दिया जो दास और कृषक थे। बाद में क्या है, वो एक क्रांतिकारी रूप ले लेंगे और बाद में क्या, अधिनायक तंत्र के नाम से जाने जाएंगे वो। सुधारात्मक, सुधार किसमें अब आएगा, अब वो समझ जाएंगे उनकी असली शक्ति को। कौन? जो बड़े बड़े जो भूस्वामी हैं, जो उन पर क्या शोषण कर रहे हैं मजदूरों पर, वो समझ जाएंगे। तो सुधारात्मक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं तीनों को। तो 2 प्रमुख वर्गों की पहचान की है। नेक्स्ट है चार्ल्स फोरियर। अब यहाँ पे साम्यवादी विचारक था जो चार्ल्स फोरियर है, ये भी साम्यवादी विचारक थे। मनुष्य के बीच कार्य का विभाजन आकर्षक श्रम के सिद्धांत के अनुसार, उन्होंने आकर्षक श्रम के सिद्धांत के अनुसार बताया कि जो काम जिसको पसंद होगा उसको वही काम दिया जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार, और उसे क्या है, पुरस्कृत भी किया जाएगा, उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा, चार्ल्स फोरियर कहते हैं कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो निर्धन और धनवान के बीच भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। आगे रॉबर्ट ओवेन क्या कहते हैं? रॉबर्ट ओवेन कहते हैं कि 19वीं सदी का ब्रिटिश उद्योगपति था। जो रॉबर्ट ओवेन है ये क्या 19वीं सदी के क्या है, एक ब्रिटिशर्स उद्योगपति हैं ये, जिसे मानव प्रेमी व सहकारिता का अग्रदूत माना जाता था। यह यूरोप में मानव प्रेमी के रूप में विख्यात हो गए थे। यह यूरोप में आरंभिक समाजवादी माने जाते हैं। उसने यह कर दिखाने का निश्चय किया कि मजदूरों को अच्छी मजदूरी और काम की अच्छी शर्तें जुटाकर भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो ये ब्रिटिशर्स हैं, उद्योगपति हैं, रॉबर्ट ओवेन 19वीं सदी के, वो कहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है उसको क्या है, हम अच्छी मजदूरी दे सकते हैं। वो निश्चय करते हैं कि हम ऐसी मुहिम चलाएंगे, ऐसी मुहिम छेड़ेंगे जिसमें वो उनको अच्छी मजदूरी भी मिलेगी, अच्छी शर्तों को जुटाकर वो कहते हैं अपने जो उनका व्यवसाय है उसमें वो सफलता भी हासिल कर सकते हैं। इनकी इस विचारधारा से लोग प्रभावित हुए और उन्हें क्या, मानव प्रेमी और सहकारिता का अग्रदूत कहने लगे। तो क्वेश्चन बनेगा कि मानव प्रेमी और सहकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रॉबर्ट ओवेन को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है। ये कहते हैं, रॉबर्ट ओवेन कहते हैं कि प्रगति के मैदान में 3 बड़ी बाधाएं हैं। वो कहते हैं अगर कोई सक्सेस होना चाहता है और सक्सेस नहीं हो रहा है तो उसके पीछे 3 रीजन होते हैं। एक विवाह, दूसरा धर्म और तीसरा निजी संपत्ति। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये। आगे रॉबर्ट ओवेन क्या कहते हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए सहकारिता ग्राम स्थापित करने की वकालत की है। रॉबर्ट ओवेन ने उनके लिए ये विचार ही नहीं आए उनके अंदर, बल्कि उन्होंने प्रयास किया कि जो ये बेरोजगार लोग हैं उनके लिए सहकारिता ग्राम स्थापित करने के लिए क्या, वकालत की, जहां सारा काम मिलजुल कर किया जाएगा। लेकिन इनकी आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, इसे कल्पना मूलक समाज कहा है। जो रॉबर्ट ओवेन कहते हैं और उसका क्या है, खंडन करते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। उनकी आलोचना करते हैं, कहते हैं ये सब क्या है, सिर्फ एक कल्पना मात्र है, ये सच होने वाला नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, इसे कल्पना मूलक समाजवाद कहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ओवेन की विचारधारा को कल्पना मूलक समाजवाद किसने कहा है? तो मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशियोलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। सर्वहारा, पहला क्या आता है, सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से ज्ञात
मार्क्सवादी समाजवाद को मार्क्स इसलिए वैज्ञानिक कहता है क्योंकि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। जो सर्वहारा समाजवाद है इसको वैज्ञानिक क्यों कहता है? कार्ल मार्क्स इसको क्या कहता है? वैज्ञानिक प्रूफ करता है। और क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि ये इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लें और नोट कर लें। कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर और भौतिकवाद आध्यात्मिक विधा पर आधारित है। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो भौतिकवाद है किस विधा पर आधारित है? तो वो आध्यात्मिक विधा पर आधारित है। और भौतिकवाद ग्रहण कहाँ से किया था? फायरबाख से ग्रहण किया था उन्होंने। अब अगला हम देखते हैं क्या लिखा है। कार्ल मार्क्स ने दंडात्मक विचार, ये दंडात्मक यहाँ गलत टाइप हो गया है, द्वंद्वात्मक, यहाँ पे होगा द्वंद्वात्मक विचार हीगल से लिया और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से ग्रहण किया, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे है यहाँ पे भौतिकवाद। हीगल सृष्टि का मूल तत्व या जन्म चेतना और विश्वास से मानते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स सृष्टि का जन्म जड़ से मानते हैं। यहाँ जड़ से तात्पर्य है कार्ल मार्क्स का कि भौतिक परिस्थितियों अथवा आर्थिक परिस्थितियों से ये लगा रहे हैं जड़। तो जहाँ हीगल कहते हैं सृष्टि का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है? चेतना और विश्वास से हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, सृष्टि का जो जन्म हुआ है वो भौतिक परिस्थितियों या आर्थिक परिस्थितियों से हुआ है। कार्ल मार्क्स एक चीज़ और कहते हैं, वो कहते हैं अपने अध्ययन में कि जो हीगलवादी विचारधारा है वो क्या है? सिर के बल खड़ी हुई थी, उल्टा है ना, उल्टा था और मैंने उसको क्या सीधा कर दिया, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कॉम्पिटिशन के तौर पे आ सकता है कि हीगलवादी को सिर के बल किसने कहा कि हीगलवादी जो विचारधारा उस सिर के बल खड़ी है? तो वो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। और उन्होंने उल्टे उसको क्या कहा कि मैंने उसको क्या सीधा कर दिया, उसको पैर के बल पे खड़ा कर दिया है। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के दो तत्व हैं। कौन कौन से? पहला है आधार और दूसरा अधिरचना। आधार और अधिरचना। जब उत्पादन, वो कहते हैं जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता था तो अस्तित्व में कौन आया? सामंतवाद। उस टाइम अस्तित्व में कौन आया? सामंतवाद आया। लेकिन जब उत्पादन, जो प्रोडक्शन था वो भाप की चक्की से होने लगा, तब क्या आया? पूंजीवाद अस्तित्व में आया। क्या? पूंजीवाद अस्तित्व में आया। भाप की चक्की मतलब टेक्निकल जो है सोसाइटी जो ग्रो करने लगी, कहीं ना कहीं टेक्निकल जमाना आ गया, तो उसको इन्होंने क्या कहा? भाप की चक्की से होने लगा, तो क्या आया? पूंजीवाद अस्तित्व में आया। लेकिन जहाँ हाथ की चक्की से काम होता था वहाँ तब वो अस्तित्व में कौन आया था? सामंतवाद। अब इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की 6 अवस्थाएं बताई हैं। 6 अवस्थाएं कौन कौन सी? आदिम साम्यवादी युग, उत्पादन के एशियाई पद्धति प्रणाली, सामंती युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या बताया है इसमें। अब यहाँ पे देखें, आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक अवस्था साम्यवादी थी और शोषण का अभाव था। दास अवस्था दासों के शारीरिक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए, एक मिनट, ये यहाँ से दूसरी हेडिंग शुरू हो जाती है हमारी, दास अवस्था, ये दूसरी हेडिंग है, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो जो आदिम साम्यवादी युग है इसमें कहते हैं मार्क्स की जो प्रारंभिक की अवस्था जो है साम्यवादी, आदिम साम्यवादी युग, इसमें क्या है? शोषण का अभाव है, इसमें ज़्यादा शोषण नहीं हो रहा है मजदूरी या कृषक का। फिर वो बात करते हैं, दूसरा आता है, कौन सी अवस्था आती है? दास अवस्था, जिसमें दासों की शारीरिक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए क्या? जेल, पुलिस, कानून को जन्म दिया। वो कहते हैं जब दास अवस्था आती है, अब जो सामंतवादी
लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, वो क्या करते हैं, इनको क्या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कृषक या दास, ये जो नीचे के लोग हैं, गरीब लोग, उनके लिए किसका निर्माण करते हैं, जेल, पुलिस और कानून को जन्म दिया उस टाइम। ये कहते हैं ये आया कहाँ से, यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने पर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमें प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे तीसरी अवस्था आती है उत्पादन के एशियाई पद्धति प्रणाली। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य या सुविधा संपन्न वर्ग के सदस्य कृषकों को उनकी उपज का सिर्फ एक भाग ही उपयोग के लिए देते थे और शेष भाग पर उनका स्वयं का नियंत्रण होता था। कृषक के संपूर्ण उत्पादित वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण होता था। केवल कृषकों को उनको मतलब उतना ही दिया जाता था जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, बस। मतलब कि 3 हिस्सा तो वो खुद रख लेते थे और 1 हिस्सा उनके मेहनताना के तौर पर या हम कहें मजदूरी के तौर पर उनको 1 हिस्सा दिया जाता था, जिससे सिर्फ वो क्या करें, अपना जीवन निर्वाह कर लें। ऐसो आराम की कोई भी चीज़ वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सामंतवादी लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी की जो लोग थे, जो बड़े तबके के लोग थे, ऐसे शोषण किया करते थे। किन पर, दासों पर। पहले वही दास थे जिनको बाद में क्या कृषक कहा गया, कृषक को ही बाद में क्या सर्वहारा कहा जाएगा। जैसे जैसे उनकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार होता जाएगा तो उनके नाम में भी क्या है, चेंजिंग आती जाएगी। ये कृषक किसको कहा गया है, दास को कहा गया है। अब यहाँ पे अगली हेडिंग है सामंती युग। कौन, ये जो अवस्था है सामंती युग अवस्था जो है, इसमें क्या है, भूस्वामियों के उदय के साथ बड़े बड़े सामंतों का उदय हुआ। दास कृषक बन गए। समाज 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बट गया, किसान और सामंत। पहले जो दास थे, अब जो सामंती युग आता है तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े भूस्वामियों का उदय होता है। मतलब एक कहते हैं ना कि हर तरफ अगर किसी का जो नाम है, चारों तरफ डर भय, आप समझ सकते हैं, बड़े ना जो उच्च तबके के जो लोग हैं उनकी क्या है, संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। और वहीं पर जो दास लोग थे वो क्या हुए, कृषक बन गए। अब वो जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनके खेतों में काम करने लगे। जो कृषि का जो कार्य था सारा कौन देखने लग गया, जो दास लोग थे। अब कृषक बन गए हैं, वो खेत का काम अब वो देखेंगे। अब उन्होंने क्या कहा, 2 वर्गों में बट गया सामंती युग में, किसान और सामंत। देखो एक ये भी बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, केवेट, ये ऐसे आएगा यहाँ पे। केवेट ने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स एक अद्भुत महान सामाजिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, और उन्हें ही साम्यवादी या कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं, मार्क्सवादी के नाम से जानते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर बात आए कि सबसे पहले सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब हम किसको टिक मार्क करेंगे, केवेट को करेंगे। अगर सिंपली पूछता है कि साम्यवाद के जनक कौन है या मार्क्सवाद के जनक कौन है, तो वो नाम किसका आएगा, कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। अब यहाँ पे जो ये अवस्था आती है पूंजीवादी युग। अब इसमें पूंजीवादी वर्ग का उद्योगों के साथ साथ राज्य जैसी संस्था पर भी नियंत्रण था। श्रमिकों के शोषण के कारण उनमें वर्ग चेतना का उदय होता है। वह संगठित होकर पूंजीवादी धराशायी पर नियंत्रण कर लेते हैं। इसी के साथ सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब पूंजीवादी युग आता है तो उसमें क्या करेंगे, जो ये पूंजीवादी जो लोग हैं, बड़े बड़े तबके के जो लोग हैं, भूस्वामी हैं, उद्योगपति हैं, अब ये उद्योगपति ही नहीं रहे बल्कि राज्य जैसे संस्थाओं पर भी इनका नियंत्रण हो गया है। अब ये चीज़ देखकर जो श्रमिक लोग हैं, कृषक लोग हैं, जो दास लोग हैं, वो क्या है, इनके शोषण के इतना शिकार हो गए हैं कि उनमें कहीं ना कहीं क्या होता है, वर्ग चेतना का उदय होता है, समझ विकसित होती है। वो भी समझने लगते हैं कि हमारे ऊपर क्या शोषण किया जा रहा है, जितना हमारा मेहनताना होता है उतना भी नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं वो अवेयर हो रहे थे और क्या कहते हैं, पूंजीवादी धराशायी पर नियंत्रण कर लेते हैं।
संगठित होकर। कौन? श्रमिक वर्ग, जो कृषक लोग हैं वो किस पर? पूंजीवादी धराशायी पर नियंत्रण कर लेते हैं और इसी के साथ सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है। और तभी उसके बाद कृषक से वो क्या बन जाते हैं? सर्वहारा के अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र का मतलब यहाँ अधिनायक मतलब आधे नेता बन गए हैं और नायक बन गए हैं। अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जो लास्ट जो अवस्था है उनकी वो है सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। मतलब सर्वहारा जैसे आप समझ लीजिए सभी से हारा था, जिस पर शुरू से क्या है? शोषण किया जा रहा था। अब वो अधिनायक तंत्र आधा नायक बन गया है, आधा नेता बन चुका है। सर्वहारा का अधिनायक तत्व वह शक्ति है जिसे सर्वहारा बुर्जुआ से जीतकर अपने हाथों में लेते हैं। बुर्जुआ वर्ग उनको कहा गया है जो सामंती लोग थे, जो बड़े उद्योगपति थे, जो भूस्वामी थे, उनको क्या है? बुर्जुआ वर्ग कहा गया। और सर्वहारा किसे कहा गया? जो कृषक लोग थे, जो श्रमिक लोग, जो दास लोग थे, उन्हें क्या कहा गया? सर्वहारा। अब जीतकर अपने हाथों में लेते हैं और जिसका प्रयोग वह बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध करते हैं। अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इस बात को जो बुर्जुआ वर्ग है, जो सामंती लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि उनकी असली शक्ति को, सर्वहारा के श्रमिक कृषक की असली शक्ति को वो भी समझ चुके हैं। अब लेनिन का विचार क्या है? इसी पर लेनिन कहते हैं कि सर्वहारा का अधिनायक तत्व पुराने समाज की शक्तियों और परंपराओं के विरुद्ध एक सतत चलने वाला संघर्ष है। ये कहते हैं जो ये संघर्ष है ये सिर्फ अभी नहीं है, पुराने टाइम में ही नहीं, बल्कि ये सतत हमेशा चलने वाला संघर्ष है जो ये सर्वहारा का है, ये ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अब उसको हम देख लेते हैं कि करके। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारकवादी हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल मार्क्स किस प्रकार के विचारक हैं या निर्धारकवादी हैं? तो वो आर्थिक निर्धारकवादी हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के जनक और प्रणेता माना जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, उन्होंने वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो इतिहास पर निर्भर करता था। यहाँ पर नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मजदूर वर्ग का महान शिक्षक और नेता माना जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को। तीसरा है अक्टूबर 1842 में समाचार पत्र के संपादक हो गए। यहाँ पर आएगा कि साम्यवादी, ठीक है, रानी जहाँ पे लिखा है साम्यवादी या कम्युनिस्ट। एक मिनट, क्लियर दिख नहीं रहा है, दोबारा से लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे आएगा कम्युनिस्ट। 1842 अक्टूबर में कम्युनिस्ट समाचार पत्र का क्या है? संपादक हो गया, ठीक है। जो मार्क्स, अब ये 1848 में क्या हुआ? कम्युनिस्ट समाचार पत्र था, उसका क्या है? संपादन हो चुका है, संपादक हो चुका है। और मार्क्स सभी यूरोपीय भाषाएं जानते थे। जो कार्ल मार्क्स थे ये बहुत ही कहते हैं अद्भुत समाजशास्त्री थे। एक जो कहते हैं महान शिक्षक तो थे ही कृषकों के, साथ साथ एक बहुत बड़े महान समाजवादी विचारधारा से भी ये जुड़े हुए थे। और ये जो जितने भी यूरोपीय भाषाएं थी वो सभी का ज्ञान इनको था। नेक्स्ट है 1847 में कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने लंदन में साम्यवादी लीग की स्थापना की, जो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से प्रकाशित हुआ। अगला यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, साम्यवादी या मार्क्सवादी के पिता कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स या एंगल्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी किसे जाना जाता है? मार्क्सवादी के जनक या साम्यवादी के जनक या पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। कार्ल मार्क्स का नाम अगर नहीं दिया है तो फ्रेडरिक एंगल्स या एंगल्स कोई सा भी लिखा मिल सकता है आपको, तो इन पर जाना है। लेकिन अगर बात करें कि भारत में साम्यवाद के जनक कौन थे, तो वो थे M.N. राय। देखिए ये विश्व तौर पे बात की जा रही है, ठीक है,
विश्व लेवल पे। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात हो, भारत की बात हो, साम्यवाद के जनक कौन थे? तो M.N. राय। साम्यवादी या कम्युनिस्ट देश कौन कौन से हैं? तो चीन, क्यूबा, लाओस, उत्तर कोरिया, वियतनाम। ये कैसे देश हैं? ये कम्युनिस्ट देश हैं। सारा हमने कार्ल मार्क्स से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी थे क्वेश्चन बनने के, जहाँ से चांसेस होते हैं, सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान शब्दों में। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको कार्ल मार्क्स के बारे में कितना समझ आया है या नहीं आया है, कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आई है जो चीज़ें, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।